नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम देखेंगे हरित क्रांति के बारे में। आपने नाम सुना होगा श्वेत क्रांति। तो वो दूध क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जो संशोधन, उसको श्वेत क्रांति कहेंगे। और हरित क्रांति यानी खेती क्षेत्र में जो नए नए संशोधन होने के कारण जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसको हरित क्रांति कहते हैं। तो हमारे देश में 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई। और उसके पहले ऐसा समय था कि जब भारत में अनाज की तीव्र कमी थी। हमारे देश में अनाज की कमी होती थी, हमें अनाज दूसरे देश में से आयात करना पड़ता था। तो हमारा देश तभी परावलंबी था, क्योंकि खुद पर आधार नहीं रखता था, दूसरे पर आधार रखता था। अनाज के लिए भी हमें दूसरों पर आधार रखना पड़ा, इसलिए परावलंबी थे। देखो, भारत कृषि प्रधान राष्ट्र होने पर भी हम परावलंबी थे। लेकिन ये हरित क्रांति आने से हमने देखा कि गेहूं का उत्पादन भी 2 गुना हो गया। तो बीजों की उन्नत किस्में, यानी जो बीज है, पहले किसान देखो अपने घर में जो बीज है, मानो कि गेहूँ घर में जो खाने के लिए पड़े हैं, मूंग घर में खाने के लिए जो लाए, वो ही बीज बो देते थे। तो उससे उत्पादन अधिक नहीं होता था। लेकिन आज जो विज्ञान टेक्नोलॉजी ने कृषि क्षेत्र में जो नए नए संशोधन हुए, उसके कारण उन्नत बीज तैयार होते, जिसको हाइब्रिड बीज भी कहते हैं। तो जो वो बीज बाजार में से लाने के बाद अगर हम खेत में बोते हैं, तो उसका उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा। भी पहले गोबर का खाद डालते थे तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होती थी। हाँ, जमीन की उर्वरकता, गुणवत्ता रहती थी, लेकिन उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं होती थी। लेकिन रासायनिक खाद डालते ही उत्पादन में, रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, डीएपी वगैरह डालने से उत्पादन बढ़ा है। देश के किसानों का प्रचंड प्रोत्साहन। और किसान भी आपने देखा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा तो आप किसान के ही बेटे होंगे, कि कितनी तनतोड़ मेहनत करते हैं। बिजली की व्यापक व्यवस्था। अभी देखो, खेती में भी आपको लगता कि बिजली की ज़रूरत कहाँ पड़ी। तो बारिश के अलावा जब खेती में सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी हमने आगे देखा कि ट्यूबवेल से, मोनोब्लॉक पंप है, तो वगैरह से वो पानी फसल को दिया जाता है। तो वो उसके लिए बिजली चाहिए। तो बिजली की व्यवस्था भी आपने देखा होगा कि कई जगह पर नहीं होती है, तो वो व्यवस्था अभी सभी जगह हो गई है। सिंचाई की सुविधा यानी नहरों द्वारा पानी, ट्यूबवेल्स, मोनोबल प्लग, कुओं में से पानी मोटर डाल के वो खेतों में पहुंचाना, उसको सिंचाई की सुविधा। तो उसमें भी सुधार हुए। तो आदि परिबलों में सुधार होने से कृषि उत्पादन में हुए असाधारण बढ़त को हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में पहचाना जाता है। तो हरित क्रांति, आपको छोटे क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किससे कहते हैं। तो उन्नत बीजों की उन्नत किस्में, रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ना, किसानों का प्रचंड प्रोत्साहन, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होना, आदि परिबलों के कारण कृषि उत्पादन में जो असाधारण वृद्धि हुई है, उसको कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकों में वृद्धि हो, यानी जो फसल बोई उसका उत्पादन ज़्यादा हो। किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद एवं जंतुनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि रासायनिक खाद डालने से और फसल को खराब करने वाले कीटकों को नाश करने के लिए जंतुनाशकों का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। इसीलिए किसान को वो करने के लिए प्रेरित किया गया और कृषि उपज में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली। ये दोनों का उपयोग से हमें सफलता प्राप्त हुई है। हरित क्रांति से गेहूं एवं धान की फसल उत्पादन में विक्रमजनक उत्पादन हुआ। याद रखना, खाली जगह एमसीक्यू। हरित क्रांति से गेहूं का हमने आगे देखा था, गेहूं की फसल के बारे में तभी देखा था कि 2 गुना उत्पादन हो गया। और धान की फसल में भी विक्रमजनक उत्पादन बढ़ा है। देश में पहले जहां खाद्य अन्न की कमी थी, हमने पहले ही देखा कि आज़ादी के बाद हमें अनाज दूसरे देश में से आयात करना पड़ता था। आज हमारे देश में अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। आज ऐसी कोरोना की परिस्थिति में भी आप देखते होंगे कि हमारी सरकार जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको मुफ्त में नवंबर तक अनाज देने वाली है। तो वो क्या है, अनाज का संग्रह किया हुआ है। हमारे पास पर्याप्त अनाज पड़ा हुआ है संग्रहित, तभी तो वो गरीबों को दे रहे हैं।
एक समय था जब अकाल भारत में कुछ समय के बाद आपदा में बदल जाता था, अकाल पड़ता था, यानी बिल्कुल बारिश नहीं होती थी। तो बारिश नहीं होगी तो सोचो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। हरित क्रांति के बाद उसके प्रभाव नहीं दिखे। ये हरित क्रांति आई तो अकाल का परिस्थिति नहीं देखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, क्योंकि कुएं है, नदियों में जो नए बचाया हुआ पानी है वो भी कुएं में से भी पानी लेकर सिंचाई करके भी थोड़ा बहुत तो जो खेती है वो की जाती है अकाल में भी। अनाज के सुरक्षित भंडार के कारण अकाल या पानी की कमी की परिस्थिति की सरलता को सामना किया जाए। अभी जिस साल अनाज अच्छा होता है तो उसको स्टोर किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। और जिस साल मतलब परिस्थिति खराब होती है, अकाल हो, अतिवृष्टि हो और फसल खराब हो जाती है, इस साल उसका उपयोग किया जाता है। अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमाक चिन्ह रूप ऐतिहासिक सिद्धि है कि हमारे देश ने अन्न में, अनाज में, धान्य में स्वावलंबन प्राप्त किया, यानी दूसरे देश में से हमें अनाज आयात नहीं करना पड़ता। तो वो किसकी वजह से? हरित क्रांति की वजह से वो हम कर पाए हैं। आज नकदी फसलों की बुवाई बढ़ने से नकदी फसल हमने जो देखा, तंबाकू है, पटसन है, गन्ना है, तो कपास वगैरह नकदी फसलें हैं। तो वो बढ़ने से दलहन और धान्य फसलों की बुवाई क्षेत्र एवं उत्पादन घटा है, क्योंकि किसान को जो मुनाफा है, प्रतिफल है, वो नकदी फसल में ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो धान्य फसल और दलहन फसल का बुवाई कम करता है। एक ही फसल का पुनरावर्तन होने से जमीन का उपजाऊपन भी घटा है। अभी एक ही फसल हम देखें कि नकदी फसल तो तंबाकू है, गन्ना है, पटसन है, बार बार वही बोता जाता है किसान, तो जमीन की उर्वरकता हर साल एक ही फसल बोने से कम होती है। हमने आगे देखे थे कृषि के प्रकारों में, पद्धतियों में, कि अगर ज़मीन की उर्वरकता बढ़ानी है तो फसल की फेर बदल करनी चाहिए, हर साल नई नई फसल बोनी चाहिए। विश्व के देशों ने कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग करके जो प्रगति की है और वहाँ तक पहुँचने में हमें दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना होगा। अभी भी हम दूसरे देशों के साथ कदम नहीं मिला पाए, तो अगर दूसरे देशों ने जो खेती क्षेत्र में उत्पादन में जो वृद्धि की है, ऐसा हमें भी करना है, तो दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है हमें। अभी हम देखेंगे भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान, कि हमने देखा कि भारत के 60 से 65% लोग खेती करते हैं, और खेती में हमने जो कृषि का जो हिस्सा है वो भी हमने देखा कि ज़्यादा हिस्सा खेती का है, 18% कृषि उत्पादनों का हिस्सा है। तो ये इतना ज़्यादा लोग जो है वो खेती क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो वो स्वाभाविक है कि भारतीय अर्थतंत्र में जो खेती का योगदान है वो ज़्यादा ही है। तो भारत का मुख्य व्यवसाय खेती है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र पर जो भार था अब वह कम हुआ है। अभी देखो कि अभी के जो पीढ़ी है वो खेती करना नहीं चाहती, वो शहरों की आ रही है, और शहरों में भी छोटा बड़ा धंधा व्यवसाय कर लेती, पर खेती करना अभी लोग कम पसंद करते। उसके बावजूद अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। यह देश का लगभग आधे लोगों का रोजगार देती है, आधे लोगों को खेती रोजगारी देती है। कृषि क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा रखता है, यानी जीडीपी ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं उसमें खेती का 17% हिस्सा है। भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन जो है उसमें चावल, गेहूँ, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि है। एवं इसके निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी ये सब चीज़ भारत निर्यात करता है, तो जो विदेश के लोग खरीदते तो हमें उनकी जो करेंसी देते तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कृषि उपज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। सूती कपड़ा, अभी ये खेती पर आधारित है। कपास में से सूती कपड़ा, गन्ने में से चीनी, कागज़, जो पेड़ों में से तेल, जो मूंगफली, कपास वगैरह में से
तो उस पर से आदि उद्योग या खाद्य सामग्री प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल खेती से ही उपलब्ध बनता है। खेती से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है। आप सोचो, खेती नहीं होती तो हम क्या खाते? अनाज, दलहन, तेलहन, साग सब्जी, फल, वो हमें खेती ही देते हैं। परंतु अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा, आज आप देख रहे अनियमित, हमारी बारिश अनियमित है। देखो, बारिश होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती, और जब नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती है। तो वो अनियमित भी है और अनिश्चित, जहाँ होती है तो ज़्यादा होती है, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती है। और सिंचाई क्षेत्र की भी सुविधा कम मात्रा में है। उसके कारण खेती क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का प्रदर्शन सातत्यपूर्ण नहीं रहा है। कि विश्व के देशों ने जो खेती क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ा है, इतना हमारे देश का नहीं बढ़ा है। एक्स्ट्रा MCQ जो उसी में से